नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने YouTube चैनल फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोगों ने टॉपिक वीडियो कराना शुरू किया था और आप सबकी बहुत डिमांड थी कि सर टॉपिक करा दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीटेट के लिए जो भी ज़रूरी हैं। तो मैं आपको करा रहा हूँ। बीच बीच में आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी मैं कराऊँगा, लेकिन टॉपिक वाइज वीडियो मैं अभी कराना शुरू किया हूँ और काफ़ी आप लोगों को पसंद भी आ रहा है। तो इसी सीरीज़ में मैंने जो है आरटी करा दिया हुआ है, आपने देखा होगा। इसके बाद से एनसीएफ करा दिया है, मैप वाले जितने क्वेश्चन थे वो सारे करा दिए हैं। तो अभी हम लोग का चल रहा था टीचिंग मेथड से, जिसमें 2 वीडियो में मैंने आपको टीचिंग मेथड पूरा अच्छे से कंप्लीट करा दिया है और मैं बोला था कि काफ़ी उससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको करा दूंगा। तो हाजिर हूँ आपके सामने टीचिंग मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन लेके। तो चलिए देर न करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको 2 पार्ट में मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है, उसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा संख्या में है। तो मेरा कोशिश ये रहता है कि एक टॉपिक से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको कराऊं और वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो, ताकि आपको बोरियत भी ना हो। तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है हमारा, पाठ्य पुस्तक विधि है, ठीक है। तो अगर आपने ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर क्वेश्चन आप देख रहे हैं तो अगर आपने नहीं देखा तो ये क्वेश्चन वाली वीडियो देखने के बाद से जाके टॉपिक वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको जो है क्वेश्चन समझ में ना आए अगर आपने टॉपिक ना किया हो तो, ठीक है। अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे काफ़ी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक विधि है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है विषय वस्तु को रटने के लिए, शिक्षण की सरलता के लिए। थर्ड ऑप्शन है अध्यापन की सहायता के लिए। 4 है विषय वस्तु की सूचनाओं के संप्रेषण के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, यानी विषय वस्तु के सूचनाओं के संप्रेषण के लिए जो है पाठ्य पुस्तक विधि है। यानी कि आपको मैंने कराया था तो उसमें मैंने पूरा आपको डिटेल से बताया था कि जो है पाठ्य पुस्तक विधि का जो है फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, ठीक है। और उसमें जितने भी मैंने वैज्ञानिकों के नाम मैंने कराए थे, किस विधि के जन्मदाता कौन है, वो तो आपको बिल्कुल रट जाना है। समझ लीजिए कि वो रटने वाला ही है और रट जाना है, क्योंकि वो क्वेश्चन डायरेक्ट एज इट इज उठ के पूछ लेता है। जो है जैसे मैं आपको कराऊंगा कि इस विधि के जन्मदाता कौन है, ठीक है। तो वो आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है। तो शिक्षा की खेल विधि का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है खेल क्रिया द्वारा शिक्षा, बी है खेल क्रिया द्वारा मनोरंजन, थर्ड है खेल की शिक्षा, 4 है क्रियाशीलता पर जोर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा ए, यानी कि खेल क्रिया द्वारा जो शिक्षा होता है उसको खेल विधि कहते हैं। यानी कि खेल विधि में क्या होता है? खेल विधि में आपको जो है एक खेल के माध्यम में हम लोग एक्टिविटी कराते हुए आपको जो है बच्चों को पता भी नहीं चलता, उनमें अधिगम उनका होते रहता है, ठीक है, खेलते हुए। तो और जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें आंसर भी मैंने लगाया हुआ है। तो आंसर भी मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि मैंने टॉपिक आपको पहले करा दिया हुआ है। दूसरा कि बहुत से लोग जो है डिमांड कर रहे थे, कमेंट करके बोल रहे थे कि जो है, और व्हाट्सएप पे जो है मैसेज भी कर रहे थे। हमारे वेबसाइट पे आपको जैसे कि पता है कि फीचर जब वहाँ पे ऐड किया हुआ है कि आप वहाँ से मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। जहाँ आप मैसेज करेंगे तो जितने भी एजुकेटर हैं, यानी कि मैं हूँ, संजीव सर हैं, तो इन लोगों के पास आप जिस विषय से रिलेटेड करेंगे वो डायरेक्ट मैसेज हमारे पास आ जाता है। तो मेरे पास मैसेज आया था, बहुत से लोगों ने किया था कि जो है सर आप आंसर जो है अगर ऐसे क्वेश्चन आंसर कराते हैं तो उसमें आंसर लगाया हुआ कीजिए, ठीक है। तो मैं बोला अगर इस बार ट्राई करके देख लेते हैं। अगर आपको पसंद आता है, ठीक है, तो अपना कमेंट में अपना विचार रखिए। दोनों में से जिसका मत ज़्यादा होगा, यानी कि अगर आंसर लगाने वाले लोग का ज़्यादा होगा तो मैं लगा के ही कराऊंगा आगे से, और आंसर लगा के नहीं, यानी कि मैं बाद में आंसर बताऊं, पहले क्वेश्चन करा दूं बाद में आंसर बताऊं, अगर वो वाला होगा तो मैं वो कराऊंगा। आप लोग डिसाइड कर लीजिए भाई। मैं तो आप लोग के कहने अनुसार चल रहा हूँ। पहले मैं आप ही लोग के कहे अनुसार आंसर नहीं बताता था, अब आप लोगों ने कमेंट करके बोला है तो मुझे तो करना ही पड़ेगा। अगला ये देखिए, ये क्वेश्चन से आपको इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे वेबसाइट पे ही, ठीक है। तो जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है फैक्ट नॉलेज, वहाँ से भी आप जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, ठीक है। दोनों में से कहीं से भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल रहे हैं, ताकि जो है इंग्लिश वालों को परेशानी ना हो। अगला प्रश्न है हमारा, जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा क्या है? जो जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। सामाजिक आवश्यकता, व्यक्तिक आवश्यकता,
3rd है मनोवैज्ञानिक आवश्यकता, 4 है सैद्धांतिक आवश्यकता। तो जॉन डीवी कौन है? तो जॉन डीवी का आंसर शिक्षाविद है, और इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया हुआ है। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है टीचिंग मेथड वाला, तो जाके बिल्कुल देख लीजिए, ठीक है। तो जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा एक क्या है? तो आंसर हमारा 3rd सही होगा। शिक्षा जो है मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है, यानी कि वो बोलते हैं कि वो शिक्षा क्या है? बच्चा जो है मन से मनोवैज्ञानिक रूप से वो सीखता जाता है, ठीक है, ना कि वो सामाजिक आवश्यकता है, व्यक्तिगत आवश्यकता है, ये सारी चीज़ें नहीं बोलते हैं वो। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी? मैंने बोला था ना, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि इस मेथड का नर्सरी मेथड कहते हैं या किंडरगार्टन मेथड कहते हैं, ये सारे मेथड का जो है शुरुआत कौन किया, ठीक है। तो एज इट इज डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है ना, आपको नाम याद रखना होता है। तो यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है डाल्टन, जॉन डेवी, 3rd नंबर ऑप्शन है फ्रोबेल, और 4 नंबर ऑप्शन है एनी बेसेंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रोबेल। मैंने कराया हुआ है आपको कि जो है फ्रोबेल जो है नर्सरी विधि या किंडरगार्टन विधि की जाता है। अगले प्रश्न में पढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा, विशिष्ट से सामान्य स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र आधारित विधि है, यानी कि आपको जो है विशेष से सामान्य और स्थूल से यानी कि फाइन से जो है ग्रॉस की तरफ पढ़ना, ये शिक्षण सूत्र किस पे आधारित है? तो ये जो ऑप्शन देख लेते हैं, आगमन विधि, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि और निगमन विधि। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आगमन विधि में है। आगमन विधि में क्या होता है? विशिष्ट से सामान्य के हो जाते हैं, यानी और सूक्ष्म से स्थूल की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की हो जाते हैं, ठीक है। तो आगमन विधि का ये है। इसी तरह से इसका उलट ठीक अगले क्वेश्चन में पूछ सकता है कि जैसे निगमन विधि की क्या विशेषता है, ठीक है। इस एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। आपको जो है क्वेश्चन को पढ़ना नहीं है, समझना है आपको कि इसमें क्या करना है। विशिष्ट से समान की ओर आपको सारे टीचिंग मेथड कराया हुआ है मैंने, ठीक है ना। तो आप ये नहीं कर सकते ये क्वेश्चन सर भारी हो रहा है या क्वेश्चन ज़्यादा टफ है या आसान है। पहले आप टीचिंग मेथड देखिए, आपके लिए अगर वो वीडियो आपने देखा है तो ये क्वेश्चन आप चुटकी बजाते ही सॉल्व करोगे, ठीक है। तो चलो आगे क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का, अब जो समझदार लोग होंगे वो क्या करेंगे, आगमन विधि का इसमें चर्चा हो गया। अगर उन्होंने नहीं वीडियो देखा होगा तुरंत जाके आगमन विधि और निगमन विधि दोनों देख लेंगे और समझ लेंगे, ठीक है। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा, जेकब एल मोरेनो का संबंध किस विधि से है? ऑप्शन हमारा प्रश्नोत्तर विधि, सूक्ष्म शिक्षण विधि, समाजमिति विधि और व्यक्ति अध्ययन विधि। तो कौन सा विधि से संबंधित है जेकब एल मोरेनो? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाजमिति विधि जो है ये जो है जेकब एल मोरेनो संबंधित है, यानी एनालिसिस मेथड, ठीक है। सॉरी सोशियोमेट्री मेथड, इंग्लिश में सोशियोमेट्री मेथड। अगला प्रश्न हमारा, शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, बेकन द्वारा किया गया है, ऑप्शन बी है सुल्टन द्वारा किया गया है, सी है कॉमेट द्वारा किया गया है, और 4 नंबर ऑप्शन है हमारा ब्लूम द्वारा किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लूम। यानी जो है शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? ब्लूम के द्वारा किया गया। ब्लूम टैक्सोनॉमी आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है, मैं करा दूंगा जल्द ही, वो भी मैं आपको करा दूंगा ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या है, ठीक है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा है मूल्यांकन, उद्देश्य, अधिगम और प्रदर्शन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मूल्यांकन। अब कैसे? तो देखिए, आप जो भी अधिगम कराते हैं, शिक्षण करते हैं, ठीक है, उसको उसमें लास्ट में क्या होता है? पहले आप शिक्षण कराते हैं, अधिगम कराते हैं, ठीक है, लेकिन बाद में उस चीज़ को मूल्यांकन करते हैं। लास्ट में आप क्या करते हैं? मूल्यांकन करेंगे बाद में कि बच्चा कितना सीखा, कितना अधिगम हुआ, ठीक है। अपना मूल्यांकन, उस मूल्यांकन करने से क्या होगा? आपको भी पता चलेगा कि आपके टीचिंग मेथड्स में कहाँ कमी रह गई, आपने कहाँ कमी रह गई बच्चे को पढ़ाने में, बच्चे को किस चीज़ में परेशानी हो रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान क्या हुआ? मूल्यांकन हुआ। अगले प्रश्न पढ़ेंगे। ये सारे प्रश्न बहुत ही आसान है, ठीक है, सारे प्रश्न बहुत आसान है।
और ऐसे ही प्रश्न सीटेट बना करके आराम से जिसने पढ़ा होगा वो तो आराम से 1 नंबर ले गया, ठीक है। और एक एक नंबर से लोग पास करते हैं, फेल करते हैं और नंबर से उनका रह जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, निगमन विधि का उपयोग है, ऑप्शन देख लेंगे। निगमन विधि का उपयोग किस चीज़ में होता है? मैंने बताया था आगमन विधि वाला, ये निगमन विधि से प्रश्न है। ऑप्शन ए है मानसिक क्षमता बढ़ाना, ऑप्शन बी है वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, सी है सूत्र की स्थापना करना और डी है सूत्र का प्रयोग करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी सूत्र का प्रयोग करना। तो निगमन विधि में क्या होता है, जैसे आगमन विधि में होता है कि आपको जो है पहले उदाहरण दे दिया जाता है, जैसे कि आपको कोई चैप्टर पढ़ाना हुआ, मैंने बताया था आपको, वीडियो जा करके अगर आपने नहीं देखा तो जाइए देखिए, ठीक है, प्लेलिस्ट में होगा। आगमन विधि में क्या होता है, आपको बताया जाता है, जैसे कोई आपको चैप्टर पढ़ाना है फूड वगैरह के बारे में कि अलग अलग जगह पर कैसे फूड खाया जाता है, ठीक है। चैप्टर है आपके ईवीएस में, तो मान लीजिए पढ़ाना है, तो आपको क्या करिएगा, पहले बोलिएगा बच्चों अपना टिफ़िन निकालो, आज तुम क्या लाए हो, तो अलग अलग बच्चे से पूछिएगा, ठीक है। तो उसे क्या पसंद है ऐसे पूछिएगा, तो वो बताएगा मुझे ये पसंद है, आज मेरी मम्मी ने टिफ़िन में ये दिया है। तो फिर ये सारे, फिर उससे आप डिराइव करके उनको लेकर के जाओगे मेन टॉपिक पे कि बच्चों अब तुमको पता है कि किस जगह पे कैसे खाना बनाया जाता है, कैसे खाना खाया जाता है, ठीक है, वहाँ के फेमस फूड क्या है, ऐसे करके आप चैप्टर पे शिफ्ट करोगे। यानी कि पहले उदाहरण दिया आपने, तब आप मेन टॉपिक पे लेके आते हो, तो वो आगमन विधि हो गया। और निगमन विधि में क्या है, ये मैथ में मेनली यूज किया जाता है, गणित में, यानी कि पहले आपको सूत्र बता दिया जाता है और उसके बाद से फॉर्मूला बताने के बाद से तब आपसे क्वेश्चन कराया जाता है, तो ये निगमन विधि है। बोलते हैं अगले क्वेश्चन पे, डिटेल के लिए आप पूरा वीडियो देखिए, दो पार्ट में बना हुआ है टीचिंग मेथड, एकदम शॉर्ट छोटा छोटा वीडियो है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत आने वाली वस्तु में OHP बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका पूरा नाम क्या है? तो OHP पे एक, ये सर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आपको OHP आपको याद रखना है, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, ठीक है ना। OHP क्या है, इतना बड़े क्वेश्चन में सिर्फ क्या आपको याद रखना है कि OHP का फुल फॉर्म पूछ रहा है, ठीक है। तो OHP क्या है? ओवरहेड प्रोजेक्टर, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ओवरहेड प्रोजेक्टर। आपको बाकी ऑप्शन मैं बता देता हूँ, ओवरहैंड प्रोजेक्टर, ठीक है, ऑर्डर हैंड प्रोजेक्टर, ये सारे अलग अलग तरह के बेतुके नाम दिए हुए हैं, लेकिन आपको बस अगर आपको ऑप्शन याद है, आपका करेक्ट आंसर पता है, तो ये सारे ऑप्शन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर 1 ही डायरेक्ट सामने दिख जाएगा, सही है। अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न, निम्नलिखित संप्रतियों में से कौन सा व्याख्यान विधि से संबंधित नहीं है, ठीक है। ऑप्शन है, ऑप्शन देख लेते हैं, मैं यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा, शिक्षण विधि में मौखिक संप्रेषण अत्यधिक होता है। ऑप्शन बी है, इस शिक्षण विधि में औपचारिकता की मात्रा अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी है, विद्यार्थी का स्वरूप निष्क्रिय होता है। और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, बालक को शिक्षण का केंद्र माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी बालक को शिक्षण का केंद्र माना जाता है। देखिए क्वेश्चन में क्या करा था कि कौन सा व्याख्यान विधि से संबंधित नहीं है। अब देखिए व्याख्यान विधि आपको मैंने, जैसा कि मैंने कराया था, व्याख्यान विधि में क्या होता है, शिक्षक जो है, ये जो है शिक्षक केंद्रित विधि है, यानी कि बच्चे इसमें एक्टिव नहीं होते। टीचर जो है आकर के चॉक एंड टॉक विधि भी कहते हैं इसको, ठीक है। यानी कि शिक्षक जो है चॉक का उपयोग करता है, ब्लैक बोर्ड का उपयोग करता है या बोर्ड का उपयोग करता है जो भी है, और बच्चों को बताते जाता है, ठीक है। बीच बीच में कोई चीज़ को अगर एक्सप्लेन करना है तो वो बोर्ड का उपयोग करता है। लेकिन मेनली इसमें टीचर एक्टिव होता है, वो सिर्फ बताते जाता है और बच्चे चुपचाप सुनते हैं, इसलिए इसको व्याख्यान विधि भी कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन क्या कह रहा है कि शिक्षण विधि में मौखिक संप्रेषण अत्यधिक होता है। बिल्कुल, व्याख्यान विधि का नाम ही इसलिए है क्योंकि मौखिक संप्रेषण होता है। अगला है, इस शिक्षण विधि में औपचारिकता की मात्रा अधिक होती है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि फॉर्मेलिटी ज़्यादा होता है, आप जो एक्टिविटी होता ही नहीं है। थर्ड है, विद्यार्थी का स्वरूप निष्क्रिय होता है। बिल्कुल सही है, मैंने बताया जैसे कि टीचर सिर्फ एक्टिव रहेगा, टीचर बोलेगा, बच्चा तो कहीं इसमें बोल नहीं रहा है, ठीक है, बच्चा सिर्फ सुनने का काम करता है और समझने का। और ये ऑप्शन बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के अनुसार कि बालक को शिक्षण का केंद्र माना जाता है। यानी कि कौन सा नहीं होगा, ऑप्शन बोल रहा है कि कौन सा व्याख्यान विधि से संबंधित नहीं है। तो व्याख्यान विधि में बालक को शिक्षा का केंद्र नहीं माना जाता है, शिक्षण का केंद्र तो टीचर होता है, यानी टीचर सेंटर्ड मेथड है, तो बालक को शिक्षण का केंद्र माना जाता है। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा इसके अनुसार। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है, ठीक है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा,
शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत आने वाली वस्तु में, ये तो प्रश्न हो चुका था। अगले प्रश्न पढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा, शिक्षण की डाल्टन विधि का आरंभ का श्रेय किसे जाता है? मैंने आपको बोला था, वहाँ पे मैं वीडियो भी करा रहा था तभी भी, और अभी भी मैंने बोला है वीडियो की शुरुआत में कि अगर आपको जो शिक्षण विधि किसने दिया है, कौन से शिक्षाविद ने दिया है, ये आपको नाम रट के जाना है, क्योंकि एग्जाम में इससे एक प्रश्न बन गया तो आपको 1 नंबर भी छूट गया, 1 नंबर या 2 नंबर से पूछ देता है, और आपका 1-2 नंबर भी छूट गया तो कभी कभी उसकी वजह से भी रिजल्ट नहीं आता है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है, 1-1 नंबर से ही बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, कभी कभी परेशानी होती है आपको याद रखने की, लेकिन मैंने आपको इतने अच्छे तरीके से कराया था कि आपको याद होगा। तो यहाँ पे शिक्षण की डाल्टन विधि का आरंभ किसने किया था? तो ऑप्शन देखिए, पहला ही कंफ्यूजिंग है। ऑप्शन 1 डॉक्टर डाल्टन। लोग पहले ही देख करके टिक मार के आ जाएंगे, गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी पारखस्ट, सी गाल्टन, और डी है पेस्टलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि पारखस्ट जो है, ठीक है, ये जो है शिक्षण की डाल्टन विधि के प्रतिपादक हैं। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे। आगे हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, इसी टीचिंग मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन, चूँकि बहुत ज़्यादा मात्रा में है और वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप लोग के लिए बोर हो जाएगा, इसलिए वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।